નમસ્કાર મિત્રો, હું વોરા હિનાબેન બોલું છું। આજે આપણે એક એવી વ્યક્તિ વિશે વાત કરશું જે મુખબધિર પણ છે અને નેત્રહીન પણ છે। હેલન કેલર, જેના વિશે આપણે આ વિડીયો દ્વારા મેં પૂરેપૂરી માહિતી મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેને આપ પૂરેપૂરો જોજો। जिन दोस्तों को ये नहीं पता कि हेलन केलर कौन थी, तो मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। हेलन केलर एक ऑथर थी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, एक लेक्चरर भी थी और पहली ऐसी इंसान थी जिन्होंने ब्लाइंड एंड डेफ होने के बावजूद, अंधा और बहरा दोनों, अंधे और बहरे होने के बावजूद उन्होंने बीए की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। वहीं बीए करते करते इन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ को लिखा था। इनका जन्म हुआ था 27 जून 1880 अमेरिका में नॉर्थ एलाबामा के एक छोटे से गांव टस्कम्बिया में। और हेलन की शुरुआती जिंदगी नॉर्मल ही थी, जो किसी भी नॉर्मल बच्चे की होती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी बड़ी सी जमीन पर बने हुए घर में रहती थी वहां पर। लेकिन जैसे ही हेलन 2 साल की हुई तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया। इतना तेज बुखार, इतना हाई फीवर कि पूछो मत। उसके माँ बाप को और डॉक्टर्स को लगा कि ये बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी हेलन सरवाइव कर गई। वो बुखार टूटा, लेकिन वो बुखार जाता जाता हेलन की जिंदगी को जानवर जैसा बना गया। मतलब वो बुखार की वजह से हेलन ब्लाइंड हो गई, कुछ सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो सुन नहीं सकता, तो आपने देखा होगा जो लोग सुन नहीं सकते वो बोलते भी नहीं है। अब कुछ महीने गुजरे, हेलन का बुखार उतरे तो उसने अपनी माँ को कस के पकड़ लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसको अगर अपनी माँ से कोई चीज चाहिए होगी तो वो मांगेगी कैसे? और उसकी माँ को भी अगर उससे कुछ पूछना होगा कि बेटा कुछ चाहिए, टॉयलेट जाना है या फिर कुछ भी, तो वो कैसे पूछेगी? ऐसे में इन दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे के हाथों को फील करके कुछ साइन बनाए, जिससे वो अपनी माँ से कम्युनिकेट करती थी कि मुझे ये चीज चाहिए। अब उसकी जिंदगी के इतने बड़े नुकसान के बावजूद उसको सब कुछ फील हो रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। वो सब समझ सकती थी और कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। ऐसे नहीं है कि जानवर की तरह पड़े ही रहना है। वो अपने कुत्ते के साथ खेलती थी, बावर्ची की बेटी के साथ खेलती थी, कभी कभी शैतानी भी करती थी और परेशानी में पड़ जाती थी। अब कुछ पता आता है नहीं। इसकी एक छोटी सिस्टर थी, वो उस वक्त पालने में थी, मिल्ड्रेड नाम था इसकी बहन का, तो उससे इसने धक्का दे दिया। अब इसके माँ बाप भी बेचारे क्या करते, अपनी ही बच्ची थी, घर में घूमती रहती थी, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो इसकी इच्छा हो रही थी कि ये भी कुछ करे, लेकिन कोई लैंग्वेज इसने सीखी नहीं थी। अब इसको गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि कैसे कुछ करेगी ये, क्योंकि जहां ये लोग रहते थे, जिस टाउन में ये लोग रहते थे, वहां से अंधे और बहरे लोगों का स्कूल बहुत दूर था, तो कोई टीचर इतना दूर आना नहीं चाहता था। ऐसे में इसके माँ बाप को डर लगता था कि कहीं हमारी बेटी जिंदगी भर के लिए ऐसी ना रह जाए। तो ये लोग गए बेल्टिमोर नाम की जगह पर। वहां पर इनकी आंखों का डॉक्टर था। उसने इन लोगों को सलाह दी कि आप जाकर के डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के आदमी से मिलिए। ये डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन था दोस्तों? ये वो आदमी था जिसने टेलीफोन बनाया था। हाँ जी, ये आदमी अंधे और बहरे बच्चों पर काम करता था। तो ये लोग मिले डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से, इस उम्मीद में कि डॉक्टर बेल कुछ कर सके। तो उन्होंने इनको सलाह दी कि आप मिस्टर अनैग्नस को लेटर लिख दो। वो बॉस्टन में एक स्कूल चलाते हैं, ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ये उस इंस्टीट्यूशन का नाम है, वो डायरेक्टर है वहां के, वो कुछ कर देंगे। तो लिखा भाई लेटर। कुछ हफ्तों बाद इनको लेटर मिला कि आपकी बेटी के लिए टीचर मिल चुका है और मार्च में वो टीचर आ जाएगा। अब लेडी टीचर आई एक, उनका नाम था मिस एन सॉलिवन, जिनके आने के बाद हेलन की लाइफ का एक नया चैप्टर खुला। हेलन बहुत ही जल्दी अपनी टीचर मिस सॉलिवन से कनेक्ट हो गई और वो टीचर हेलन के लिए अपनी बन गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हेलन केलर ने अपनी ये जो बुक है ये मिस सॉलिवन को ही डेडिकेट की है। काफी कुछ लिखा है मिस सॉलिवन के लिए उन्होंने, क्योंकि वो उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आई थी। तो उनके सामने चैलेंज ये था कि हेलन जैसी बच्ची को अल्फाबेट्स कैसे सिखाए जाएं, क्योंकि ना तो वो सुन सकती है ना देख सकती है, तो कैसे उससे कम्युनिकेट किया जाए। वो क्या करती थी, अपने हाथों से अल्फाबेट्स बनाती थी और उसको फील करवाती थी उसके हाथों पर। तो धीरे धीरे वो समझने लगी कि मिस सॉलिवन उससे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि उसके अंदर भी जानने की एक तड़प थी। तो वो अपने फ्यूचर को लेकर जिंदगी में पहली बार एक्साइटेड होने लगी। लेकिन सब चीजें अल्फाबेट से समझ में नहीं आ सकती थी। कहने का मतलब है, अगर वो एप्पल खाती थी
तो उसे मालूम है एप्पल का टेस्ट ऐसा है, लेकिन उसे फील करना जरूरी है। अगर उसने एप्पल को कोई चीज खाई है, एप्पल जैसी कोई चीज खाई है जिसका टेस्ट ऐसा होता है, लेकिन इस चीज को बोलते क्या है हेलन को क्या पता। तो मिस सॉलिवन ने उसे ये चीज बताने के लिए क्या किया, पहले एप्पल उसके हाथों से उसको फील करवाया और उसके उंगलियों पर अल्फाबेट्स बनाकर बताया कि इसे एप्पल बोलते हैं। ऐसे ही ये तुम्हारी माँ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये सब चीजें मिस सॉलिवन हेलन को फील करवाती थी। जितनी भी चीजें इस दुनिया में वो फील करवा सकती थी उसको हाथ से, वो सब उसे फील करवाती थी और उसे बताती थी कि नेचर जितना तुमको खूबसूरत दिखता है उतना डेंजरस भी है। इससे हेलन को बाहर दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए एक नई लैंग्वेज मिल गई। पहले तो वो अपनी माँ से इम्प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करती थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से उसको एक लैंग्वेज मिल गई थी। एक चीज होती है ब्रेल नाम की, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ इस टाइप की होती है ये, जिस पर ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो हाथ घुमाकर पढ़ते हैं। तो ये उससे पढ़ना सीख रही थी और ऐसे ही वो बाहर किसी को बात बताने के लिए साइन का यूज करती थी। पहले तो वो अपनी बात नहीं बता पाती थी, वो जो मिलता था वो खा लेती थी, जहां मिलता था वहां बैठ जाती थी, लेकिन अब वो साइन का यूज करते सबको बता देती थी कि मुझे ये चाहिए, मैं यहां जाना चाहती हूं। और वो इस चीज का सारा क्रेडिट मिस सॉलिवन को देना चाहती हैं कि मिस सॉलिवन ने ही नेचर से उसे पढ़ना सिखाया। अब मई 1888, हेलन पहले तो घर में पढ़ा करती थी, अब उसने इंस्टीट्यूट जाकर पढ़ना शुरू किया। अब इंस्टीट्यूट जाकर उसे ये चीज देखकर खुशी थी, वो खुश थी कि वो आज ऐसे लोगों के बीच में बैठी है जो बहुत हद तक लोग उसी के जैसे हैं। इसके बाद समर वैकेशंस में वो समुद्र के किनारे जाती थी, वहां पर इसको पानी से प्यार हो गया। पहले शायद हेलन को पानी से डर लगता था, लेकिन वहां जाने से उसको पानी से प्यार हो गया। इसके बाद सीजन बदला, हेलन और मिस सॉलिवन दोनों वापस अपने घर आ गए। वहां ये अपने कंट्री हाउस में रहते थे, वहां पर ये माउंटेन पर भी चढ़ते थे। इसकी छोटी बहन बिल्ड्रेड भी इसके साथ में थी। अब साल 1890 स्प्रिंग का महीना था। हेलन को नॉर्वे की किसी लड़की के बारे में पता चला जिसने बोलना सीख लिया था, जिसको बोलना सिखा दिया गया था। तो हेलन को लगा कि अगर उसे दुनिया के सामने अपनी बात साफ तरीके से और साफ तरीके से रखनी है तो उसको बोलना सीखना होगा। अगर वो बोलना सीख गई तो कितना अच्छा होगा। तो उसने फैसला किया कि वो मिस सरा के साथ में न्यूयॉर्क जाकर बोलना सीखेगी। वो गई, लेसन्स लिए, जैसे जैसे वो बोलना सीख रही थी तो उसको लग रहा था कि उसकी आत्मा की आवाज बाहर आ रही है। वो इस बात को सोच सोच के खुश हो रही थी कि अब वो जब घर जाएगी तो अपने फैमिली को अपने इस नए गिफ्ट के बारे में बताएगी जो उसे मिला है। वो बोलना सीख रही थी थोड़ा थोड़ा। ऐसे में दोस्तों साल 1892 में उसकी इसी अच्छी खासी क्रिएटिव चलती हुई जिंदगी के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। हेलन ने एक स्टोरी लिखी थी, द फ्रॉस्ट किंग। शुरू में बचपन में मिस सॉलिवन से इसने कोई कहानियां सुनी थी, तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर इसने वो स्टोरी लिख दी, द फ्रॉस्ट किंग। मिस्टर अनैग्नस के बर्थडे पर हेलन ने वो स्टोरी उनको गिफ्ट के रूप में भेजी, तो बड़े इंप्रेस हुए कि हेलन ने कोई स्टोरी लिखी है, मैं इसको जरूर छपवाऊंगा। उन्होंने कोशिश की कि ये स्टोरी इंस्टीट्यूट के न्यूज लेटर में छप जाए, लेकिन उस पब्लिशिंग अथॉरिटी ने देखा कि ये स्टोरी एक फेमस बच्चों की स्टोरी थी जो हेलन के पैदा होने से पहले पब्लिश हो गई थी, बहुत पहले, जिसका नाम था द फ्रॉस्ट फेयरीज। उससे ये काफी हद तक मिलती जुलती है स्टोरी, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं इस स्टोरी में और उस स्टोरी में। तो हेलन हैरान हो गई ये चीज देखकर। उसको बड़ी शर्म आ रही थी खुद पर कि उसे तो मालूम नहीं था ये काम गलत था। उसे पता नहीं था कि कोई वर्क को चोरी करके छपवाना सही नहीं था। उस बेचारी ने तो वो स्टोरी मिस सॉलिवन से सुनी थी बचपन में और थोड़ी थोड़ी याद थी, इतनी शार्प मेमोरी थी कि इसने लिख दी। उस पर ये चार्जेस लगे कि जानबूझकर उसने ये स्टोरी चोरी की है और वो सिंपैथी लेकर इसको पब्लिश करवाना चाहती है। तो कोर्ट के टीचर्स ने उसको सबके सामने बुलाया, लेकिन उन्होंने पाया कि हेलन इनोसेंट है, उसको पता नहीं था इस बारे में। लेकिन इस चीज ने हेलन को काफी हद तक चेंज कर दिया कि दूसरों की चीजों को हूबहू चोरी नहीं करना है। अगर तुम कोई चीज लिखना चाहते हो तो उन चीजों से कुछ आइडियाज लो, कुछ पॉइंट्स लो और उसके बाद अपनी राइटिंग्स को लिखो, अपने थॉट्स लिखो। यंग राइटर्स ऐसा ही करते हैं। 1893 में हेलन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की पार्टी में गई, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम भी वहां थे, उन्हीं के साथ में हेलन वहां पर गई थी। ये साल हेलन के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इस साल हेलन ने ग्रीस और रोम की हिस्ट्री पढ़ी, फ्रेंच ग्रामर को समझा, लैटिन पढ़ी और सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क गई। तो ये क्या है, 1894 में न्यूयॉर्क गई थी और वहां पर इसने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी। उससे इसको प्यार हो गया जर्मन लैंग्वेज से।
वहां पर न्यूयॉर्क में ये 2 साल तक रही और जब इसकी वापसी थी उसी टाइम पर इसको एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है। इसके फादर गुजर गए तो इसका पूरा घर दुख में डूब गया। अक्टूबर 1896 हेलन ने यह तय किया कि वो एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएगी, वहां पर एडमिशन लेके रहेगी। वो जानती थी कि मेरे लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो अभी ये स्कूल में गई, कैम्ब्रिज के किसी स्कूल में गई। वहां पर टीचर्स को ये नहीं आता था कि अंधे और बहरे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो हेलन को कंप्लीटली अपनी मिस सॉलिवन पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। वहां पर उसे वहां के टीचर्स कैसे बताएं या फिर वो कैसे समझे कि क्लास में क्या चल रहा है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। हेलन का कोर्स बहुत हैवी था और इसके अलावा उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते थे, जैसे होमवर्क लिखना ब्रेल पर। लेकिन ये सारे चैलेंजेस को फेस करती हुई स्कूल में अच्छा प्रोग्रेस कर गई और क्लास में भी इसके बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए थे। उस वक्त इसकी छोटी बहन को भी इसी स्कूल में डलवा दिया गया, तो हेलन को तो मजे आ गए, इसकी बहन भी यहां पर आ गई, तो ये काफी सारे वहां पर एंजॉय कर सकती थी काफी। अब पहला साल तो स्कूल का इसने अच्छे से पास कर लिया और ये दूसरी क्लास में गई और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ये डिटरमाइंड थी, इसको सक्सेस चाहिए तो चाहिए। लेकिन ये साल स्टडीज के अंदर मैथमेटिक्स में बड़ा फोकस करना था और हेलन की सबसे बड़ी वीकनेस थी मिस सॉलिवन। वो अगर उसके पास में नहीं रहती थी पढ़ाने के लिए तो वो कुछ खुद कुछ समझ नहीं सकती थी, काफी कुछ समझ नहीं सकती थी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें फाइनल एग्जामिनेशन में मिस सॉलिवन को तुम्हारे साथ नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ऐसे में हेलन की मां ने अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल से निकलवा दिया और अपने पर्सनल ट्यूटर से उन्हें पढ़ाया। अब पर्सनल ट्यूटर से पढ़ने के बाद 1899 में हेलन को फाइनल एग्जाम्स देने थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसे फाइनल एग्जाम देने थे, लेकिन अथॉरिटीज ने सख्त मना कर दिया था कि मिस सॉलिवन को तुम अपने साथ नहीं बैठा सकती। उस वक्त फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर हेलन को बड़ी प्रॉब्लम आई खुद से क्वेश्चन समझने में, लेकिन इस डिफिकल्टी के बावजूद उस लड़की ने मैथमेटिक्स को फेस करते हुए एग्जाम्स को पास भी किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तो पर्सनल ट्यूटर से 1 साल पढ़ना काम आ गया। ट्यूटर से पढ़ने के बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद में हेलन ने अपनी जिंदगी का जो सपना देखा था, न जाने कब से वो देखती आ रही थी, उसको वो अब पूरा करने जा रही थी कॉलेज अटेंड करके। लेकिन कॉलेज जाकर इसको पता चला कि कंडीशन वैसी नहीं है जैसी इसने सोची थी। इसको वहां जाकर बहुत सावधान रहना पड़ता था अपनी नीड्स के लिए, कौन इसकी नीड्स को पूरा करे। और वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज के 3rd ईयर में आते आते हेलन ने अपनी लाइफ की स्टोरी को लिखना शुरू किया। इसके साथ वो अपनी क्लास में भी बहुत ही डीपली इंटरेस्ट लेती थी और इस वक्त पढ़ाई के लिए इसने अपने दिल और दिमाग को खोल लिया था। ये सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करती थी, बल्कि इंसान की हिस्ट्री को ये समझना चाहती थी और भी बहुत सारी चीजें ये समझना चाहती थी। राइटिंग्स इसकी जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ था उसी से इसने इस दुनिया को देखा था। और हेलन ने इस स्टोरी में एक चैप्टर में पूरा बुक्स के बारे में लिखा है। बुक्स के लिए उसका जो प्यार था उसे वो लिखती है। वो बोलती है कि बुक्स की मैं बहुत कर्जदार हूं, मुझे जो कुछ भी दिया है जिंदगी में बुक्स ने दिया है। हेलन बोलती है लिटरेचर इज बाय यूटोपिया। वो लिखती है कि जब भी मैं इनको पढ़ती हूं मैं किसी भी तरह से डिसेबल फील नहीं करती, मैं सब कुछ करने लायक हूं, मैं हर तरह से एबल हूं। उसने लिखा है कि जो जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मेरे लिए सिर्फ बुक्स एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि मैं जो फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, नेचुरल वर्ल्ड में जाती हूँ, नदी में नाव चलाती हूँ या फिर जो कुछ भी करती हूँ नेचुरल वर्ल्ड में, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजियम और थिएटर में जाना, दूसरों की आंखों से इस दुनिया को देखना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इस कहानी को खत्म करते करते हेलन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को थैंक यू कहती हैं, जिन्होंने उसकी लाइफ को इतना खूबसूरत बना दिया, वरना ना जाने जिंदगी कैसे जीनी पड़ती। अब जब कभी भी अपने हालातों पर रोना आए तो एक बार हेलन का ख्याल कर लेना कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास रोने को क्या है। वो किसको दोष दें कि हम नॉर्मल लोगों जैसे नहीं हैं।